व्हाट अ नाइट ऑफ यूसीएल। 4 जबरदस्त राउंड ऑफ 16 के फिक्सचर्स एंड 4 में से एक फिक्सचर ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया, जहां पर मैंने काफी सारे गोल्स एक्सपेक्ट किए थे। मैं बात कर रहा हूं बार्सिलोना वर्सेस न्यूकासल वाले मैच की। एंड टाइम पे आके फेफड़े ऑलमोस्ट बाहर आ चुके थे मुझ समेत सारे बार्सिलोना फैंस के, लेकिन लामिन यमाल पेनल्टी कन्वर्ट कर गया। एटलेटिको मैड्रिड ने धो दिया स्पर्स को और स्पर्स ने अपना मजाक बनाने में कोई कसर पीछे नहीं छोड़ी। गैलाटासराय लिवरपूल को हरा चुकी है 1-0। एनफील्ड में वो काफी कॉन्फिडेंस के साथ जाते हुए देखने को मिल सकते हैं हमें, एंड एक सरप्राइज भी मिल सकता है। बट लिवरपूल के प्लेयर्स मैच खत्म होने के बाद मुस्कुरा रहे थे, विच शोज कि वो अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि वो एनफील्ड में धो लेंगे इनको। एंड बायर्न म्यूनिख ने हैरी केन के बगैर अटलांटा को डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू द 12th मैन यूट्यूब चैनल। आई नो कि मैं काफी लंबी फेंकता रहता हूँ कि कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करूंगा एंड ऑल। सेंट जेम्स पार्क के अंदर आज जो हमें तूम तड़ांग वाला गेम देखने को मिला है ना भाई, हांसी फ्लिक ने रैशफोर्ड को स्टार्ट नहीं दिया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। सबका गेम डिसेंट था बार्सिलोना में, किसी का भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम नहीं था एक्सेप्ट 3 प्लेयर्स जिनका मैच 4 प्लेयर्स बल्कि मैं समझता हूँ जिनकी परफॉर्मेंस आज पूरे गेम में काफी अच्छी थी। जॉन गार्सिया की परफॉर्मेंस, काफी सारे बड़े बड़े शॉट्स उसने सेव किए। पेड्री ने तो भाई नचा लिया था टोनाली को और उनके अटैकर्स को, खास करके उनके डिफेंडर्स को। पेड्री का गेम बहुत ही तगड़ा था एज ऑलवेज। लेकिन आज के मैच में एक और कमी देखने को मिली कि विदाउट फ्रैंकी डियोंग पेड्री इज इनकम्प्लीट। वही हिसाब है यार, विदाउट जोकर बैटमैन इज नथिंग। तो वही हिसाब है, बिकॉज मिडफील्ड में स्पेशली अगर आप एक डबल पेविट पोजीशन खिला रहे हो ना, वहां पर आपको मिडफील्डर 20x20 ही चाहिए भाई, 19-20 से काम नहीं चलेगा। मार्क बर्नाल का गेम अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड काफी अच्छा था, जो हम 3-0 जीते सेकंड लेग में। बट इस मैच में भी मार्क बर्नाल की परफॉर्मेंस मुझे काफी एवरेज परफॉर्मेंस लगी। जॉन गार्सिया, पेड्री एंड पाउ कुबार्सी की परफॉर्मेंस अच्छी थी। जोआओ कैंसेलो की परफॉर्मेंस मुझे काफी अच्छी लगी। एंड उसके अलावा आई थिंक और कोई दूसरा ऐसा कोई प्लेयर था ही नहीं जिसने कोई टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी हो बार्सिलोना की तरफ से। हाँ, एंड में आगे जो लामिन यमाल ने किया वो काबिल तारीफ है, बिकॉज एक 18 साल का लड़का, चैंपियंस लीग का हाई प्रेशर गेम, एंड फाइनल मिनट में आपको पेनल्टी कन्वर्ट करके मैच ड्रॉ पे ले जाना है। न्यूकासल की तरफ से काफी जगहों पे एंथनी इलांगा क्लोज आ चुका था गोल स्कोर करने के। 16th मिनट पे उसने एक शॉट लिया, इफ यू गाइस रिमेंबर, फर्स्ट हाफ में पहला बड़ा चांस जो उसने बनाया। एंड न्यूकासल के पास ना प्रॉपर फिनिशर्स नहीं थे। मुझे समझ नहीं आता कि निक वॉल्टरमेडे को वो क्यों स्टार्ट नहीं देते। एंथनी इलांगा ने जो चांस मिस किया था ना स्टार्ट में 16th मिनट पे, आई रिमेंबर, वो एक ऐसा चांस था ना कि अगर वो कन्वर्ट हो जाता तो शायद न्यूकासल यूनाइटेड 2-1 से कैंप नाउ में एंटर करती। एंथनी इलांगा इतनी शिद्दत से चाह रहा था ना ओपनिंग गोल स्कोर करने का, यार उसने इतने सारे चांसेस लिए। एंड फर्स्ट हाफ के जस्ट एंड होने से पहले पेनल्टी बॉक्स में वो बंदा गिर गया। उसने ये रियलाइज किया आई कैन एक्ट एज वेल। सुआरेज को भी उसने पीछे छोड़ दिया। सुआरेज ने जो एक्टिंग की थी ना 2017 चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के सेकंड लेग में अगेंस्ट पीएसजी, इवन एज अ बार्सिलोना फैन भाई हम सब उसका मजाक बनाते हैं कि उसने जो एक्टिंग की थी ना, एंथनी इलांगा उसको पीछे छोड़ दे। जिस तरह भाई साहब ने गिरने की एक्टिंग की, रेफरी ने भी क्लियर कट देख लिया था कि कोई कांटेक्ट नहीं था विद डिफेंडर। भाई साहब खुद ही गिर गए पेनल्टी के लिए। जेरार्ड मार्टिन पे इल्जाम लगा रहे थे, जेरार्ड माल्दीनी पे इल्जाम लगा रहे थे कि इसने मुझे गिराया। थोड़ा सा भी अगर कांटेक्ट होता तो पेनल्टी मिल सकती थी वहां पे। बार्सिलोना भी काफी जगहों पे अनलकी रही, काफी जगहों में लकी रही। अनलकी मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज इफ यू गाइस रिमेंबर 20th मिनट पे डैन बर्न से एक ओन गोल हो जाता, 1-0 की लीड हम लेते एक ओन गोल के बनिस्बत, लेकिन वहां पर वो ओन गोल नहीं हुआ। न्यूकासल और डैन बर्न लकी रहे कि वो बॉल वाइड चली गई। तो फर्स्ट हाफ काफी ज्यादा मिक्स था, जहां पर दोनों टीम्स अटैक भी कर रहे थे और डिफेंड भी कर रहे थे। एंड मैं जो एक चीज समझता हूं ना, चेल्सी ने जो हराया था ना बार्सिलोना को 3-0 लीग स्टेज वाले मैच में, मैं समझता हूं कि न्यूकासल यूनाइटेड की पूरी टीम प्रॉपर रिसर्च करके आई थी कि किस प्लेयर के अगेंस्ट कैसे खेलना है। बिकॉज अगर आपने दोनों मैचेस प्रॉपर्ली देखे ना, चेल्सी वाले मैच में मार्क कुकुरेया ने काफी ज्यादा मुश्किलात पैदा किए थे लामिन यमाल के लिए। एंड इस मैच में लामिन यमाल ने हॉल के थ्रू काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है फेस किए थे। एडी हाउ प्रॉपर्ली अपने प्लेयर्स को बता के आया था कि किस प्लेयर की कमजोरी कहां है और क्या है। सेकंड हाफ स्टार्ट होने के 56 मिनट पे एंथनी इलांगा ने क्या रन लिया था, क्या बेहतरीन क्रॉस डाला, बट व्हाट अ सेव फ्रॉम जॉन गार्सिया। 65th मिनट पे टोनाली ऑलमोस्ट स्कोर कर चुका था, टोनाली ने काफी ट्राइज मारे एंड 1 मिनट भी नहीं हुआ उस चीज को। उतनी देर में रफीनिया ने क्रॉस डाला टू लेवेंडोस्की एंड लेवेंडोस्की मिस्ड दैट शॉट। दोनों टीम्स ट्राई कर रहे थे कि ओपनिंग गोल जो है ना हम ही मारे, क्योंकि एक मोमेंटम आ जाता है ना आपके पास। एंड लेवेंडोस्की ने आज के मैच में जिस तरह चांसेस मिस किए, इट शोज कि यार अब उसकी एज हो चुकी है एंड कंफर्म बार्सिलोना इस सीजन के एंड में उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। इवन दो ही इज सेइंग कि मेरी फैमिली बार्सिलोना में काफी कंफर्टेबल है, अगर बार्सिलोना मुझे कॉन्ट्रैक्ट देती तो मैं एक सीजन और रुक जाऊंगा यहाँ पे। बट आई डोंट थिंक यार लेवेंडोस्की जो है ना, बार्सिलोना चाहेगी कि लेवेंडोस्की रुके। दूसरे ऑप्शंस हैं, क्योंकि स्ट्राइकर तो लाना ही है भाई, स्ट्राइकर तो लानी है। फेरान टोरेस के भरोसे आप नहीं बैठ सकते। आज भी जब हमारे सब्स्टिट्यूशंस आए, फेरान टोरेस का गेम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, काफी पुअर परफॉर्मेंस थी फेरान टोरेस की। रैशफोर्ड ने भी आज के मैच में कुछ खास तो किया नहीं, एक चांस रैशफोर्ड ने बनाया था बट डिफेंडर ब्लॉक दैट शॉट वेरी वेल। तो जिस तरह का गेम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि बार्सिलोना इस मैच में
2-1 के साथ या 3-2 के साथ जीतेगी, बिकॉज ऑब्वियसली सेंट जेम्स पार्क में कंडीशंस काफ़ी मुश्किल होती हैं, वो एक गोल तो आपके अगेंस्ट स्कोर करेंगे ही करेंगे अपने होम ग्राउंड पे, बट स्टिल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें काफ़ी अच्छा 2-1 या 3-2 वाला मैच देखने को मिलेगा। सेकंड लेग कैंप नाउ में है, जहां पर मुझे लगता है कि बार्सिलोना अपना काम कर देगी, न्यूकासल को हरा देंगे वो। हाँ, थोड़ी सी मुश्किलें फेस करनी पड़ सकती हैं, बट आई थिंक बार्सिलोना क्लियर कर देगी, बिकॉज एटलेटिको मैड्रिड वाले गेम के बाद ना मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूं। अगर बार्सिलोना उस तरह खेलती है सारे मैचेस में, तो मैं समझता हूं कि हाँ, सेमीफाइनल्स तक तो हम इजीली जा सकते। उसके अलावा बात करते हैं स्पर्स वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच में। शुरू के 20-25 मिनट के अंदर ही 4 गोल्स आराम से हो गए थे। देन फिर उसके बाद चलो एक गोल आया स्पर्स की तरफ से, एंड स्पर्स ने जो आज अपना मजाक बनाया था ना, पता है मैं फुटबॉल पिछले 12 साल से देख रहा हूं, 2014 से मैं फुटबॉल देख रहा हूं, एंड 2014 से लेकर अब तक मैंने किसी भी चैंपियंस लीग मैच में ऐसा नहीं देखा कि विदाउट एनी इंजरी, सिर्फ इस बेसिस पे कि गोलकीपर ने जो है 3 गोल्स कंसीड कर लिए, इस बेस पे उसे सब्स्टिट्यूट किया जाए। ये काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है, जहां पर स्पर्स का काफी मजाक भी बन रहा है। स्पर्स आर मेंटली डेड, बिकॉज एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये जो ओनरशिप है वो चाहती क्या है। एंड टाइम पे आके थॉमस फ्रैंक को सैक कर दिया। ठीक है, थॉमस फ्रैंक बुरा कर रहा है क्लब के साथ, लेकिन अभी ऐसे सिचुएशन में जहां पर मिड सीजन हो चुका है, मिड सीजन में मैनेजर सैक करने के मैं हमेशा से खिलाफ रहा हूं। मिड सीजन में मैनेजर सैक करना ना बेवकूफी की बड़ी निशानियों में से एक है। रियल मैड्रिड ने जो किया शाबी अलोंसो को सैक करके, अब देख लो ना उनकी हालत। अब हर किसी की किस्मत मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी नहीं होती ना कि एमोरिम को सैक करके आपके पास माइकल कैरिक जैसा मैनेजर आ जाएगा और टीम को सडनली बेटर करने लगेगा। ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिला है कि मिड सीजन में मैनेजर सैक करने से नतीजा जो है वो बुरा ही रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि थॉमस फ्रैंक को रहना चाहिए था स्पर्स में कुछ सीजन्स और, बट आई थिंक स्पर्स फैंस आर टू मच टॉक्सिक, बिकॉज टॉक्सिसिटी इतनी भरी पड़ी है ना इनमें। जिस तरह की बदतमीजियां करते हैं ये, डेक्लन राइस जब कॉर्नर लेने गया उसकी वाइफ की फोटो दिखाना, बॉडी शेम करना, चिढ़ाना उसको, एंड उसके अलावा स्टेडियम छोड़ के जाना एंड ऑल। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा बदतमीज है यार स्पर्स फैंस। मिड सीजन में डिमांड करना है कि थॉमस फ्रैंक को सैक कर दो, सैक कर दो। अब सैक करके देख लिया ना क्या मिल रहा है। रेलीगेशन जोन के आप इतना करीब आ चुके हो, ऑलमोस्ट रेलीगेट होने वाले हो, 1 पॉइंट का फर्क है। 3-4 मैचेस अगर स्पर्स और हार जाती है ना, और वेस्ट हैम या नॉटिंघम फॉरेस्ट अपने बचे हुए मैचेस जीत जाते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, तो स्पर्स का रेलीगेट होना पक्का है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि स्पर्स के मैं ऐसे दिन देखूंगा कि वो रेलीगेशन फाइट लड़ रहे होंगे। थॉमस फ्रैंक जैसा भी था, एटलीस्ट आप प्रीमियर लीग में 13-14 पे तो थे, रेलीगेट तो नहीं हो रहे थे, और चैंपियंस लीग में आपका रन काफी अच्छा था। चैंपियंस लीग में टॉप 8 में फिनिश किया स्पर्स ने अंडर थॉमस फ्रैंक, एंड द ओनरशिप एंड द फैंस वर थिंकिंग लाइक इससे बुरा क्या ही हो सकता है। अब पता चला कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है मिड सीजन में मैनेजर सैक करके, एंड आई थिंक दे डिजर्व्ड इट। एंड कॉनर गैलेगर इतना कोई बेवकूफ बंदा है ना, एटलेटिको मैड्रिड छोड़ के आया था। एटलेटिको मैड्रिड 3rd बिगेस्ट क्लब इन स्पेन, एटलेटिको मैड्रिड छोड़ के आया है भाई साहब। कहां स्पर्स? ठीक है, तुम्हें एटलेटिको मैड्रिड छोड़ना है ट्रॉफीज जीतने के चक्कर में, वहां पे रियल मैड्रिड, बार्सिलोना काफी कंपटीशन है, बट इस सीजन वो भी कोपा डेल रे जीतने वाले हैं, फाइनल में आ चुके हैं एंड ऑलमोस्ट जीत भी जाएंगे वो कोपा डेल रे। इस सीजन वो कोपा डेल रे जीतने वाले हैं। जो टीम आपने ज्वाइन किया उस टीम को भी वो पेल के चले गए, और बहुत गंदा वाला पेल के चले गए। ये तो फिर भी रैम खा लिया डिएगो सिमियोने ने भाई, नहीं तो ये 6-2 या 7-2 भी हो सकता था। एटलेटिको मैड्रिड छोड़ के भाई साहब स्पर्स में आए हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि आप रोल्स रॉयस बेच के सुजुकी ऑल्टो खरीद लो। ठीक है, अगर तुझे मूव करना ही था, चेल्सी ज्वाइन कर लेता, लिवरपूल कर लेता, किसी दूसरे इंग्लिश क्लब में चला जाता भाई, किसी मिड टेबल क्लब में ही चला जाता। क्लब्स लाइक एवर्टन, यार एवर्टन कितना अच्छा कर रही है प्रीमियर लीग में करंटली। हर सीजन एवर्टन 13-14 यहीं पे फिनिश करती है। कभी कभार उनका मूड अच्छा होता है तो वो 12th फिनिश भी कर लेते हैं, लेकिन इस सीजन वो टॉप 8 में। एवर्टन, सनडरलैंड ये बेटर फुटबॉल खेलने लगे हैं। अब कोई ऐसा क्लब ज्वाइन कर लेता, भाई साहब ने स्पर्स ज्वाइन किया है। डूबती हुई कश्ती में कह रहा है रुको रुको मैं भी आ रहा हूं। तो कॉनर गैलेगर का हिसाब मेरे समझ से बाहर है यार, क्या अनलकी बंदा है। इसके अलावा लिवरपूल हार चुकी है गैलाटासराय के अगेंस्ट, एंड हारने के बाद भी ये हंस रहे थे क्योंकि उनको पता है भाई एनफील्ड पे हम क्या कर सकते हैं। एनफील्ड में प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, प्रेशर काफी होता है एनफील्ड में, एक तो क्राउड का इतना ज्यादा शोर, एंड एनफील्ड में कंडीशन टफ तो रहती हैं। तो आई थिंक कि लिवरपूल एनफील्ड पे अपना काम कर सकती है। 3-0 या 4-0 से वो हरा सकते हैं गैलाटासराय को। इसके अलावा बायर्न म्यूनिख डिस्ट्रॉय कर चुकी है अटलांटा को, 6-1 से हरा चुकी है। उर्बिक को लिटरली मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। मैनुअल नॉयर इंजर्ड है या उसको रेस्ट दिया है, आई डोंट नो, बट वो इतने बेफिक्र थे ना भाई। माइकल ओलीसे जो कर रहा है ना इस वक्त बायर्न म्यूनिख के साथ, माइकल ओलीसे वही चीज है जो आर्सेनल फैन समझते हैं साका उनके लिए। माइकल ओलीसे एक्चुअल में वो कर रहा है, बट ही इज डैम अंडररेटेड भाई। 26 साल का हो गया बट अभी तक उसको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला। आई होप कि माइकल ओलीसे पे भी लोग फोकस करें, बिकॉज उसकी पीआर एजेंसीज इतनी ज्यादा हाई नहीं है, बट ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। और आज तो हैरी केन भी नहीं था, निकोलास जैक्सन स्कोर कर रहा है भाई। एंड विदाउट अ डाउट मैं ये समझता हूं कि बायर्न म्यूनिख आर द मोस्ट फेवरेट टीम टू विन द चैंपियंस लीग।
एंड बार्सिलोना को तो मैं नहीं देख रहा फाइनल्स में जाते हुए। मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वो सेमीफाइनल्स तक आ सकते हैं अगेंस्ट आर्सेनल। आर्सेनल काफ़ी टफ पड़ सकती है उनको। एटलेटिको मैड्रिड भी क्वार्टर फाइनल्स में टफ पड़ सकती है, बट आर्सेनल ज़्यादा टफ पड़ सकती है। एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच में मैं फिर भी बिलीव करता हूँ, सेकंड लेग हमारे होम पे, एंड हमें काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। 2 लेग्स हम खेल चुके हैं कोपा डेल रे में। अभी अगर होते हैं 2 लेग्स, क्वार्टर फाइनल्स में आती है एटलेटिको मैड्रिड, जो कि मुझे लगता है वो आ जाएंगे क्वार्टर फाइनल्स में। तो अगर वो आते हैं, वो भी थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, बट आई थिंक आर्सेनल वाला मैच ज़्यादा टफ पड़ सकता है अगर हम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करते हैं तो। बट उस साइड से मैं ये समझता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी और बायर्न म्यूनिख आगे आएंगे क्वार्टर फाइनल्स के लिए, एंड इन दोनों का ही क्वार्टर फाइनल होगा अगर दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव क्वार्टर फाइनल्स जीतते हैं तो इनमें से जो भी टीम जीतेगी ना, उसका फाइनल्स में आना पक्का है। मुझे जो लग रहा है ना कि इस सीजन जो टीम चैंपियंस लीग जीत सकती है, हर सीजन एक फेवरेट्स होता है ना। जैसे पिछले सीजन मुझे लग रहा था कि बार्सिलोना फाइनली अपना चैंपियंस लीग का सूखा भर सकती है इस सीजन। मुझे लगता है कि ये सीजन बायर्न म्यूनिख का होने वाला है, बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये थे चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 के फर्स्ट लेग के रिव्यूज। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं इस बारे में? कल भी काफी तगड़े मैचेस होने वाले हैं। बोडो ग्लिम्ट वर्सेस स्पोर्टिंग में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस मैच के लिए। रील भी बनाई है मैंने इंस्टाग्राम पे, आप लोग फॉलो करके देख सकते हो। यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड किया है। मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड वाले मैच के लिए तो मैं हद से ज्यादा एक्साइटेड हूं, प्लस चेल्सी वर्सेस पीएसजी। कल मिलते हैं सीधा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। गुड बाय।